हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं इंजीनियर रजत और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूं कि सिविल इंजीनियरिंग ये जो कोर्स है, इस कोर्स को आप कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इसमें करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिविल इंजीनियरिंग है, ये एक ऐसा कोर्स है कि आप कहीं भी जाओगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। कंस्ट्रक्शन, जैसा कि आपको पता है, आज की डेट में होता ही होता है और एक सिविल इंजीनियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। पूरे कंस्ट्रक्शन को प्लान वो करता है, पूरे प्रोजेक्ट को प्लान वो करता है, प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट वो करता है, कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट वो करता है, कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन वो करता है, कंस्ट्रक्शन को समझता है, कंस्ट्रक्शन को आगे समझाता है और फिर उसको सुपरवाइज करता है। फिर उसके बाद पूरा फिनिशिंग एंड फर्निशिंग तक उसको जहाँ भी आवश्यकता होती है इंजीनियर से रिलेटेड कुछ काम करने की, तो वो करता है। इसमें सर्वे हो गया, इसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सुपरविज़न हो गया, इसमें मटेरियल्स की टेस्टिंग हो गई, इसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गई, सॉइल की टेस्टिंग हो गई। इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो इंजीनियर करता है। काफ़ी रेप्यूटेटेड पोस्ट है। इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको रेपुटेशन भी है और पैसा भी अच्छा है। अगर आपने एक्सपीरियंस अच्छा ले लिया है तो आपको कोई भी कंपनी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होती है, सैलरी मुंह मांगी देने को तैयार होती है आपको अपने यहाँ हायर करने के लिए। और अगर आप कहीं और कामयाब नहीं भी हो पाते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप नहीं भी जा पाते हैं, आप अपनी खुद की फर्म स्टार्ट करके, सिविल इंजीनियरिंग की कंसल्टेंसी फर्म होती है, कंसल्टेंसी फर्म आप स्टार्ट करके खुद भी अर्न कर सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के लिए हमारे पास सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि 10th क्लास में और 12th क्लास में हमने मैथ और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट अपने पास होने चाहिए। इन 3 सब्जेक्टों में मिनिमम 55% से ऊपर हमारे परसेंटेज होनी चाहिए। इसके बाद ही हमें एडमिशन मिलता है, इसके बाद ही हम इंजीनियरिंग कोर्स से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए योग्य माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेते कैसे हैं। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अपने जो आपके स्टेट्स हैं वहाँ पे स्टेट का गवर्नमेंट का एक टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको कंडक्ट करके आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एनआईटी, आईआईटी या फिर स्टेट के या सेंटर के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से कोर्स कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊँ कि इसकी ड्यूरेशन क्या है। इसकी ड्यूरेशन, जो डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 साल की 10th के बाद, और जब आप 12th के बाद इसमें एडमिशन लेते हैं तो इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 2 साल की। लेटरल एंट्री से आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बीटेक की, तो बीटेक जो कोर्स है ये 4 साल की ड्यूरेशन का कोर्स है 12th के बाद, और अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो ये आपके लिए लेटरल एंट्री से एडमिशन होगा, 3 साल का कोर्स पड़ता है। जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की फ़ीस होती है गवर्नमेंट में अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 हज़ार रुपये प्रति वर्ष या प्रति सेमेस्टर रहती है, और जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस रहती है अप्रॉक्सीमेटली 22,500 रुपये से 30,000 रुपये प्रति वर्ष या प्रति सेमेस्टर रहती है, अकॉर्डिंग टू द कॉलेज रेपुटेशन। और इसके बाद अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की बीटेक कॉलेज की, तो बीटेक कॉलेज की गवर्नमेंट में जो फीस रहती है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष रहती है। और अगर मैं बात करता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में बीटेक की फ़ीस, तो प्राइवेट कॉलेज में 3.5 से 4 लाख रुपये प्रति वर्ष रहती है। इसी प्रकार से आगे मैं बात करता हूँ कि इन कोर्सेज़ को कर लिया, इन कोर्सेज़ को करने के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़। तो सबसे पहली बात, तो अगर आप अच्छे हैं अपने एकेडमिक रोल में, आपने बहुत अच्छे से इस कोर्स को किया है, आपके परसेंटेज अच्छे हैं, आपने इसको बहुत अच्छे से सीखा है और आपने इन्हीं 4 सालों में एक्सपीरियंस गेन कर लिया है कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन मैनेज कर सकते हैं, और तो आप कंपनीज आपको लेने आएंगी और कंपनीज आपको कैंपस से ही उठा करके ले जाएंगी, अच्छे अच्छे सैलरी पैकेज देती हैं। सिविल में अब तक का जो हाईएस्ट पैकेज है अप्रॉक्सीमेटली मैं समझता हूँ कि 6-7 लाख रुपए पर मंथ कहीं नहीं गए।
अगर आपने बहुत अच्छे से किया है तो एक बीटेक इंजीनियर आराम से परफेक्ट होने के बाद 6-7 लाख रुपये पर मंथ कहीं नहीं गए उसके। अब मैं बताता हूँ आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग की। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद आप आगे किसी भी कंपनी में जूनियर इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं, और जूनियर इंजीनियर की सैलरी भी तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये पर मंथ आराम से होती है। एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है सैलरी वैसे वैसे बढ़ती जाती है, और सीनियरिटी के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख से भी पार हो जाती है, 2 लाख से भी पार हो जाती है कई बार डिप्लोमा इंजीनियर्स की। अब मैं बात करता हूँ कि डिप्लोमा इंजीनियर्स और बीटेक इंजीनियर्स में अंतर क्या है। तो डिप्लोमा इंजीनियर और बीटेक इंजीनियर में अंतर सिर्फ इतना है कि जो डिप्लोमा इंजीनियर है वो साइट वर्क सुपरविजन, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, साइट विजिट और सर्वे, इस तरह के काम को देखते हैं। और जो बीटेक इंजीनियर होते हैं वो प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट से संबंधित कोई भी प्रशासनिक काम और वित्तीय काम, और प्रोजेक्ट को किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से आगे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से हमें कॉन्ट्रैक्टर से डील करनी है, कंपनी से डील करनी है, किस प्रकार से हमको आगे अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत करके डील करके इस प्रोजेक्ट को शुरू कराना है, वो एक बीटेक इंजीनियर करता है। तो मोस्टली ऑफिस वर्क होता है एक बीटेक इंजीनियर का, साइट वर्क होता है एक जूनियर इंजीनियर का, जो डिप्लोमा इंजीनियर होता है उनका मोस्टली साइट वर्क होता है। ऑफिस वर्क भी होता है, 30% ऑफिस वर्क और 70% साइट वर्क एक डिप्लोमा इंजीनियर का होता है, और 35 से 40% साइट वर्क और 60% ऑफिस वर्क ये एक बीटेक इंजीनियर का होता है। आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी अपने करियर में सूट कर रहा होगा आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ज़रूर ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपको मेरे वीडियोस की जो अपडेट हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।